जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ और हमारा टॉपिक बायोलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम सभी ने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। पार्ट सेकंड में हमने किंगडम मोनेरा से जुड़े हुए आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में जाना और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व किए। पार्ट थर्ड में हमने किंगडम मोनेरा से जुड़े हुए जितने भी बैक्टीरिया है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया और पार्ट फोर में हमने प्रोटिस्टास के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उन सभी पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकायदे वो एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर हर टॉपिक को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 4 तक हमने 170 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। आज हम 171 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कवक जगत किसने दिया, यानी कि किंगडम फंजाई किसने दिया था। तो 5 जगत जो वर्गीकरण था उसमें सबसे लास्ट में किंगडम आया वो था कवक, और 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, रेटिकर ने दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 172 है, शब्द कवक किसने दिया, यानी कि द टर्म फंगस इज क्वाइंड बाय। तो टर्म फंगस सबसे पहले गैस्पर्ड बाहुइन ने दिया था। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 173 है, शब्द फंगस का अर्थ होता है। तो जब आप फंगस का मीनिंग पढ़ेंगे तो माइकोलॉजी में मैं बताऊंगा, वहाँ पर माइक्स मीन्स होता है मशरूम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि भले ही शब्द फंगस का मतलब मशरूम होता है, परंतु आप सभी फंगस को मशरूम नहीं कह सकते। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी रिलेटेड टू फंगस इज नोन एज। तो फंगस के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, जो फंगस का अध्ययन होता है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी दो वर्ड्स बिना है, माइक्स और लॉजी। तो माइक्स का मतलब होता है मशरूम और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, इसलिए इसका नाम पड़ा माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है माइकेली को। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जो टर्म माइकोलॉजी है वो बाउहिन ने दिया था। फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है माइकेली को। वहीं अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी की, तो वो है एंटोन डी बैरी। याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोन डी बैरी। और यदि कहा जाए फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो आपका आंसर होगा बटलर। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टर्म माइकोलॉजी दिया था बाउहिन ने। फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है माइकेली को। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहा जाता है एंटोन डिबेरी को। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है बटलर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 177 है, निम्न में से कौन सा एक जीवों का समूह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोअन्स यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। फंगस जो है आपका बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, जबकि वायरस को हम सेल नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, कवक यानी कि फंगस। डैश कवक में नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें से कवक में क्या नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और इस कारण ही जो फंगस होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 179 है, कवक नहीं हो सकते। तो आपको बताना है कि इनमें से कवक क्या नहीं हो सकते। तो कवक परजीवी, सहजीवी, मितोपजीवी ये तीनों हो सकते हैं, परंतु स्वपोषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी पीछे हमने देखा कि कवक में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण अपघटक है। तो जितने भी सेप्रोफाइट होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, तो इसी बात करते हैं कवक की। तो कवक में अभी हमने पीछे देखा कि यह मितोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, कवक। तो जितने भी डिकम्पोजर होते हैं वो मृत चीज़ों से यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सड़ाते हैं, गलाते हैं और उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देते हैं। तो डिकम्पोजर के अंतर्गत आपके आते हैं बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन में केवल आपका फंगस दिया हुआ है। ठीक, लेकिन अगर
जीवाणु की बात भी किया हुआ है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा है। तो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं वो आपके अपघटक नहीं होते, तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो नहीं होगा। ठीक है, डायटम्स भी नहीं होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी नहीं होंगे, नीले हरे सवाल भी नहीं होंगे। तो आपके जो ऑप्शन बचते हैं वो है ऑप्शन सी, फंगस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 181 है, कवक में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। तो कवक में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है डीएनए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कवक बहुकोशिकीय होते हैं को छोड़कर। तो आपको बताना है कि किसको छोड़कर सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं, और कौन सा कवक एक कोशिकीय होता है। तो खमीर यानी कि ईस्ट, ये एक ऐसा कवक है जो कि एक कोशिकीय होता है, तो याद रखिएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 183 है, कवक में किस प्रकार का जनन होता है। तो कवक में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों जनन होता है, यानी कि इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। तो कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। और इम्परफेक्ट फंजाई जो होते हैं वो डिटेरोमाइसिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, इम्परफेक्ट फंजाई किसको हम बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। और जिनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट फंजाई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कवक द्वारा बीमारी नहीं है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा डिजीज़ है जो कवक के द्वारा नहीं होता। तो रेड रस्ट ऑफ व्हीट ये भी कवक के थ्रू होता है, गन्ने का लाल सड़न रोग ये भी कवक के द्वारा होता है, सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग ये भी कवक के द्वारा होता है, बट फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो फंगस से होने वाले कई डिजीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, और आप इनको याद रखिएगा क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, तो आप गन्ने में देख सकते हैं रेड कलर के ऐसे सड़न रोग उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी फंगल डिजीज़ है। फिर वात डिजीज़ ऑफ पोटैटो है, ये भी एक फंगल डिजीज़ है। इसके बाद बात करें हम ब्लैक ब्राउन येलो रेड रस्ट ऑफ व्हीट की, तो ये सभी आपके पक्सिनिया यानी कि एक जनरा है पक्सिनिया फंगस का, उसी के थ्रू होता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लूज स्मट ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं का ढीला स्मट रोग, ये होता है अस्टिलागो के कारण। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा कि किसके थ्रू होता है। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है अस्टिलागो के कारण। उसके अलावा है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का टिक्का रोग, यह भी एक फंगल डिजीज़ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो राई और बाजरा में एरगट डिजीज़ पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, जो कि क्लेविसेप्स के थ्रू होता है। पूरा नाम है क्लेविसेप्स परपुरिया के द्वारा, तो आप इसको याद रखिएगा, एरगट ऑफ राई या फिर बाजरा। ठीक है, तो ये सभी जितने भी नाम मैंने बताया था सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ कि जो क्लेविसेप्स है इससे केमिकल सीक्रेट होता है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, बहुत ही हार्मफुल है, जो कि एक नशीला पदार्थ है। इसके अलावा एक और प्लांट डिजीज़ है जो कि फंगस के थ्रू होता है, और वो है डिजीज़ वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो क्रूसीफर के अंतर्गत आते हैं मस्टर्ड आते हैं, ब्रोकली आता है, कैबेज आते हैं, ठीक है, कॉलीफ्लावर आता है, रेडिस आता है, टर्निप आता है। तो ये सभी आपके आते हैं क्रूसीफेरी के अंतर्गत। और क्रूसीफेरी में वाइट रस्ट डिजीज़ जो होता है वो एल्ब्यूगो के थ्रू होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी किससे होता है, तो याद रखिएगा एल्ब्यूगो से होता है। इसके बाद है ब्राउन लीफ स्पॉट, जिसे हम ब्लास्ट ऑफ राइस के नाम से जानते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि फंगल डिजीज़ है। पाउडरी मिल्ड्रू ऑफ व्हीट ग्रेप्स एंड पी, ये भी इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज़ है। इसके अलावा हम बात करते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अभी पीछे हमने अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात की, तो यदि हम बात करें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के कारण आपके आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था, जिसे हम बोलते हैं फैमाइन ऑफ आयरलैंड, जो कि 1845 में पड़ा था। और इस बीमारी के कारण जो आयरलैंड है वहाँ पे सभी आलू खत्म हो गए थे, और उस डिजीज़ का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो याद रखिएगा कि आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आयरलैंड में जो अकाल पड़ा था किस बीमारी के कारण पड़ा था, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण पड़ा था, इसको याद रखिएगा। इसी तरह हमारे इंडिया में 1943 में धान में एक बीमारी हुई
जिसका नाम था ब्राउन लीफ स्पॉट या फिर ब्लास्ट ऑफ राइस, जिसके कारण बंगाल में अकाल पड़ गया था। तो याद रखिएगा इसे भी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम फैमाइन ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी 1943 में बंगाल में पड़े अकाल से संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, चावल की भूरी चित्ती रोग, जो कि 1943 में बंगाल में अकाल का कारण बनी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। तो गोबर पे उगने वाले कवक को हम बोलते हैं कोप्रोफिलस, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मैं और भी इनके हैबिटेट के बारे में बता देता हूँ। जहाँ पर फंगस उगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। यदि पेड़ों की छाल पर उगते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकोलस। यदि पत्थरों पर उगते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सेक्सिकोलस। अगर मिट्टी पर उगते हैं तो उन्हें बोलते हैं टेरिकोलस। और जब बाल और नाखूनों पर उगते हैं तो उन्हें बोलते हैं केराटिनोफिलिक। और जो कवक लकड़ियों पर उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिग्निकोलस। और जो गोबर पर उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सभी कवक कहे जाते हैं। तो सभी कवक परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक के अंतर ही आते हैं आपके सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बियोटिक। अगला क्वेश्चन है, कवक में भोजन के रूप में संचित होता है। तो जितने भी प्लांट होते हैं उनमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। लेकिन जंतु की बात करें और कवक की बात करें तो एनिमल में और फंगस में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी कि जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन कवक में भी संचित रूप में पाया जाता है। तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, तो इसको भी आप याद रखेगा। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है। तो कवक में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो होता है ग्लाइकोजन। तो याद रखिएगा, एनिमल की बात करें या फिर कवक की बात करें, दोनों में ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहजीवी और परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं। तो सहजीवी और परजीवी के रूप में जो पोषण प्राप्त करते हैं वो होते हैं कवक। ठीक है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया आपका सहजीवी, परजीवी और स्वपोषी तीनों रूप में पाया जाता है। वायरस की बात करें तो वायरस जो होता है वो पैरासाइट के फॉर्म में होता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। तो फंगस ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें केवल सहजीवी और परजीवी या फिर मितोजीवी पाया जाता है, लेकिन स्वपोषी रूप नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सी है, कवक। तो दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम फंगस से जुड़े हुए और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।